Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही शॉट में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि 17 क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हमने सारे एग्जांपल्स एक ही साथ डिस्कस किए थे, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं उनका लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड 1 सेंटीमीटर। एक क्यूब जिसका कि हर साइड 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में फाइंड करना है, लेकिन ध्यान रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल जान लेते हैं। रूल होता है क्या है, अब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक जैसे रूल होते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल मैनर में जैसे करते हैं, उसके बाद में राउंड ऑफ करेंगे आंसर को वीकेस्ट लिंक में। वीकेस्ट लिंक का मतलब नंबर हैविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे इसमें जो मेजरमेंट है उसमें देखिए एक ही मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो हमारा आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ये है मतलब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब फाइंड करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का क्यूब। सब जानते हैं क्या होता है, साइड का क्यूब। क्लियर है वाली बात? ओके, तो चलो सबसे पहले आप हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर बैठो, खुद से एक बार एक ही जगह लिखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट करो इसको मीटर के अंदर। जहां आपको टाइम लग रहा है, एक बार सॉल्व करना चाह रहे हैं वहां पॉज कर लो वीडियो को। तो 1 सेंटीमीटर में क्या 10⁻⁻² मीटर होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, क्या 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक बात है, तो देखने में हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहता है कि टेकिंग केयर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमें बात करना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में पावर्स होती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो तो केवल यूनिट कन्वर्जन के कारण आती है। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है साइड के मेजरमेंट में वो कितना है 1, तो हमें इसको आंसर लिखना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो क्या इस वॉल्यूम को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये करेक्ट वे कहलाएगा। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, एंड दिस विल बी द आंसर। क्लियर? सेकंड पार्ट पर चलते हैं 1.1 का। सेकंड पार्ट क्या है, इस बार हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड सिलेंडर का, जिसका रेडियस है 2.0 सेंटीमीटर और हाइट है 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और किस में फाइंड करना है, mm² में। ठीक है, तो दोबारा से हमें वही काम करना है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद हो जाना चाहिए। पहले नॉर्मल मैनर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे वीकेस्ट में। देखिए यहाँ पर रेडियस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, और ये हाइट में कितने हैं 3, तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ये है मतलब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या ये होता है 2πr+h। ओके, तो रखते हैं वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, और हमें दे रखा है यहाँ पर 2.0, r+s 2.0 प्लस 10.0। अब आप खुद कैलकुलेट करो एक बार कितना आ रहा है। देखो ऐसा कुछ आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें mm² में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं भाई, 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना mm² आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इस आंसर को चेंज करना है। ठीक है, कितने में करना है, 2 में। तो ये कैलकुलेटेड एरिया जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा, 1.5 इंटू 10⁴ mm², और ये अपना फाइनल आंसर कहलाएगा, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर सभी को? चलिए
सी पार्ट पर चलते हैं कि एक व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर अब कवर्स 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करता है ना, ये हमसे पूछा है। ओके, तो दोबारा से इस बार डिवीजन का काम है बेसिकली, और मल्टीपल डिवीजन में एक ही रूल चलता है ना। पहले नॉर्मल मैनर में करेंगे, फिर मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट में, बार बार रिवाइज कर रहे हैं अपन, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा, राइट। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होते हैं, है ना, अपने आप से पूरा करो कैलकुलेशन। आवर्स में क्या 3600 सेकंड होते हैं। कट करो 18 और ये कट होगा तो क्या ये 200 इधर आ जाएगा, ऐसा है ना। और 200 से जब 1000 को कट करेंगे अपन, 200 को जब ये 1000 से करेंगे अपन तो ये 5 बचेगा ऊपर, तो क्या 5 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि व्हीकल कवर 5 मीटर इन 1 सेकंड। ठीक बात है क्या। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में कितने हैं हमारे पास में, 2 है स्पीड जो मेजर किया आपने। तो जब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कैसा लिखना पड़ेगा, 5.0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर में कि हमारा मेजरमेंट तो ये है ना, स्पीड मेजर किया आपने। यूनिट कन्वर्जन में ध्यान नहीं रखते हैं हम केवल बस जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, है ना, इससे मतलब नहीं है हमें। ये है मेजरमेंट 18 किलोमीटर पर आवर हमारा, कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमको ये लिखना चाहिए, ऑल्दो 1 सेकंड में कितना आ रहा है वो तो 5 मीटर, दैट्स ओके, लेकिन स्पीड को कन्वर्ट करना है हमें, स्पीड को दिखाना है तो 5.0 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं डी पार्ट पे। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, लेड की रिलेटिव डेंसिटी है 11.3, कितनी 11.3। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब के अंदर बात करनी है ना। 3 है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ रिलेटिव डेंसिटी में डिवीजन काम में आएगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक जैसे रूल होते हैं हमारे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको हम, वो उसका डेफिनेशन क्या होती है पहले वो जान लीजिए। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है उसे डिवाइड करना है मेरे को। तो फिलहाल मेरे को डेंसिटी यहाँ पर चाहिए सब्सटेंस का, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी एक तरीके से वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, ओके। हमको दे रखा है 11.3, ये यूनिट लेस होता है, तो पहले हम ग्राम पर सेंटीमीटर में कर रहे हैं। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा कितना आ गया है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है, ओके। अब हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 3। कितने भाई 3, तो हमारा आंसर 3 में ही होगा, हमें इसी में ही कैलकुलेट करके बताना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो फाइनल आंसर भी यही कहलाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर है बड़ी। अब डी का एक पार्ट और है कि हमें कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हमने जाना डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारा ये होता है रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा इस सिस्टम में करना है। अब रो तो हमें दे रखा है 11.3, और ऐसा सिस्टम में वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, लिख दिया हमने, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, जब भी हम 10 की पावर में लिखते हैं तो 1 के बाद डेसिमल लगाते हैं तो क्या 10⁴ हो जाएगा, ऐसे क्लियर है। अब हम चेक कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म्स में कि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं यहाँ पर 3, तो क्या रहा हमारा आंसर 3 में है कि नहीं, बस ये चीज चेक करना होता है। तो ये ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चल सकते हैं, 1.2 पर चलते हैं। हमारे पास फिर से फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ, और इसमें यूनिट कन्वर्जन हमको करना है। पहला क्वेश्चन है
कि 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। एक बार मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट होने के बाद में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंजर्व हो जाते हैं, फिक्स होते हैं, फिर आप यूनिट कन्वर्ट करते रहिए, सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट बी चेंज, ध्यान रहे। ठीक है, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 1 है, तो 1 में ही आपका आंसर आना चाहिए, ये ऐसा कहा जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये होगा क्या, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻3। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने ग्राम को। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और सेकंड को कन्वर्ट करना नहीं है हमको, तो वो एज इट इज हुआ, पहले काम ये करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये 10 क्यूब है हमारे पास, यहाँ से 10 स्क्वायर का स्क्वायर होगा, आप खुद करके देखो, पॉज कर लो वीडियो को एक बार। कितना हो गया? 4 हो गया ये। अब यूनिट्स देखिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है ना, 1 इंटू लिखा मैंने, 1 इंटू 10⁻7 ग्राम, ग्राम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। ऑल्दो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻7, लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हैं तो उसमें 1 और लिखना चाहिए आपको, क्योंकि 10⁻7 में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, 1 इंटू 10⁻7 में सिग्निफिकेंट फिगर आपका केवल 1 कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? 1.2 पर आइए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है 1.2 का बी पार्ट, कि 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दोबारा से वही रूल, बार बार हम रूल को रिवाइज कर रहे हैं कि यहाँ यूनिट कन्वर्जन चल रहा है, तो एक बार मेजरमेंट हो गया तो कांस्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए पहले हमें जानना होगा कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितना? 1 ईयर। ओके, चेंज करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? एक साल में कितने दिन? 365 डेज। एक डे में कितने आवर्स? 24। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ये सब हुआ है ना। तो इनको सॉल्व करके देखो एक बार, पॉज कर लो वीडियो को, मल्टीप्लाई करके देखो। पहले 1 ईयर में सेकंड निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करो। क्या ऐसा कुछ आ रहा है कि आपके पास में? ओके, फाइन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होंगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारा। ठीक है, हमें तो 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मीटर में इतने लाइट ईयर होंगे? ये डिवाइड कर दें 9.46 10⁻15 का, कोई इशू नहीं है ना। तो ये आप डिवाइड करके देखो जरा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। अब ध्यान रखो, हमारी वैल्यू क्या थी? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? केवल 1 है, तो आपका आंसर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। हमारा एक कन्वर्टेड वैल्यू लाइट ईयर की 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होनी चाहिए। तो अपने को कैसे लिखना है? इसको अपन राउंड ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 1 इंटू 10⁻⁻ का 16, 1 इंटू 10⁻⁻ का 16। बात समझ में आ रही है? ओके, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, लिखने को ऐसा लिख सकते हैं 10⁻16, लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो तो बेटर है आप ऐसा लिखें 1 इंटू 10⁻16। ये जस्टिफाई होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे गिवन में? 1, तो 1 ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 है केवल। क्लियर है बात?
चलिए अब इसी का सेकेंड थर्ड पार्ट चलते हैं। 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है आप बताइए? एक्सेलरेशन की, है ना? ठीक बात है। तो अभी हमने बताया कि जितने सिंगल फिगर आपको इस मेजरमेंट में हैं, बस कितने हैं? ये 2 हैं, ये 3 और ये 0 भी काउंटेबल होता है डेसिमल की बात कर, ठीक है? तो आपका आंसर 2 में रहना चाहिए। ओके, अब एक्सेलरेशन, गिवन एक्सेलरेशन है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक बात है। अब मीटर, क्या 1000 मीटर यानी कि 10⁻³ मीटर 1 किलोमीटर होता है भाई? ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर को 10⁻³ है ना? और 1 सेकंड को ऐसा लिख सकते हैं कि क्यों? 1 आवर में क्या 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितना हो गया? 1/36। कोई डाउट नहीं है इसमें। क्यों? मेरे को यूनिट कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, ठीक बात है। ये 3600 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार, देखो कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ओके, क्या हम एक बार इसको ऐसा लिख सकते हैं और 3.8880 10⁻⁴ लिखा जा सकता है ऐसा? यस। अब हम जस्टिफाई करेंगे कि हमारा आंसर होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है? क्यों? मेजरमेंट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे। तो क्या इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 5 से ज़्यादा है आपका, तो राउंड ऑफ होकर क्या 3.9 आ जाएगा। तो ये आंसर कहलाएगा हमारा 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? चलिए इसी क्वेश्चन का हम डी पार्ट करते हैं। कैपिटल जी क्या कहलाता है आप बताइए? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें नहीं ध्यान रखना है, हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा आंसर। यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होते हैं, दिस इज द रूल, ठीक है? गंढ बांध लीजिए इसको कि एक बार मेजरमेंट हो गया फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, राइट? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है हमें एसआई सिस्टम में, वो है 6.67 10⁻11। अब ये यूनिट्स को मेरे को चेंज करना है सीजीएस के अंदर, ठीक है? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻⁵ डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप पॉज करके एक बार सॉल्व करो, फिर क्रॉस चेक करना है ना, हम आपके साथ हैं। ये 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ बन गया, 1000 का स्क्वायर 10⁻⁶ हो गया, 1 ग्राम स्क्वायर हो गया। चेक कर लो एक बार, ठीक है? अब इकट्ठा कर लें इनको सबको। ऊपर ये आपका 6 है, ये 9 है, तो 10⁻³ बचेगा इधर ऐसे, है ना? तो यहाँ तक आ गए अपन लोग। ओके, तो ये बन गया है। सॉल्व कर लें इसको, क्या ऐसा आएगा? अब देखो डाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। कैसे? डाइन क्या होता है? फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये जो डाइन है दैट इज इक्वल टू मास की सीजीएस यूनिट ग्राम, एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो डाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक बात है? अब जो कट होता है उसे कट कर लीजिए, 1 ग्राम कम हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना? और तो कुछ होगा नहीं। तो जब हम इनको कलेक्ट करेंगे, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब हो गया सेकंड स्क्वायर, नीचे ग्राम बचा, ठीक है? और क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? फाइन। अब जस्टिफाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को कि गिवन वैल्यू जो थी हमारी उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, है ना? क्या था? 6.67 10⁻11। तो 10⁻11 से मतलब नहीं है, जो डिजिट थे 6.67
उसमें 3 थे। तो हमारा आंसर को 3 में रखना है, तो इसमें हमें कुछ चेंज करना नहीं होगा, क्योंकि हमारी इस वैल्यू में भी वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.3। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट। किसकी यूनिट होती है भाई? हीट एनर्जी की। एनर्जी इन ट्रांजिट, जो मूविंग एनर्जी होती है, हीट एनर्जी कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं, ऐसा बोला गया। और ये इक्वल होता है 4.2 जूल के, और 1 जूल को की यूनिट 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 होगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है ना। फिर सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट एम्प्लॉय करें, हम यूज करें, जिसमें यूनिट ऑफ मास है अल्फा kg, लेंथ है बीटा मीटर, और टाइम है गामा सेकेंड। तो आपको शो करना है कि कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड होगा इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो ये होगा 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस से करते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा डायमेंशनल एनालिसिस का। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। देखो वैसे तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, m1 l स्क्वायर टी माइनस 2, ये हीट एनर्जी के लिए हो गया आपका, m1 l स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में जो पावर्स होती हैं, डायमेंशंस होती हैं, ये एक्स वाई जेड के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। यहाँ x का मतलब 1 है, y का मतलब 2, z का मतलब -2 है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें एम के सिस्टम को नए सिस्टम में चेंज करना है। एम के सिस्टम में हमें दे रखा है 1 कैलोरी 4.2 के बराबर, जे के बराबर है, और जे है kg मीटर स्क्वायर s माइनस 2, ठीक है। तो हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए नए सिस्टम में। फाइन, हम जानते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है। n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u का मतलब यूनिट, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। समझ में आ रही है बात? तो मेरे को यहाँ n2 चाहिए, तो क्या मैं n2 को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। n2 क्या है बेसिकली यहाँ पर? n2 है हमारा, n2 क्या है? n1 u1 डिवाइडेड बाई u2, और u1 u2 डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख दिया mlt फर्स्ट में, mlt सेकंड में, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू बाद में रख लेंगे अब अपन। अब न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर 4.2 है, तो 4.2 लिख दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ये एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम, उसमें m1 मास को 1 kg है, यूनिट 1 मीटर है, और ये 1 सेकेंड, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड डायमेंशनल फार्मूले से। क्यों डायमेंशनल फार्मूला? वर्क या एनर्जी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हमारा? m1 l स्क्वायर t माइनस 2। कैसे आई हैं पावर्स, ये समझ में आ रही है ना। तो इसलिए ये 1 2 और -2 लिखे गए हैं, 1 2 और -2। क्लियर है यहाँ तक कैसे कर रहे हैं? सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में एग्जामिनर ने बताया है कि मास हमारा है अल्फा, लेंथ है बीटा मीटर, टाइम है गामा सेकंड, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं अपन। केजी से केजी कट हो गया, मीटर से मीटर कट हो गया, सेकंड से सेकंड कट हो गया, तो क्या ये बचा हमारा। और सॉल्व करें इसको, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा -1 बीटा -2 गामा, ऊपर जाएगा तो गामा -1 बनेगा पहले, तो फिर उसका -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गामा स्क्वायर हो गया ना। समझ में आ रही बात? कैसे लिखा हमने? तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो बड़ी? क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या कहता है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल
इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। बात तो ठीक है, अगर हम किसी को कहें ये छोटा है या बड़ा है तो एटलीस्ट हमको ये तो बताना पड़ेगा किसके कंपेयर में छोटा है या किसके कंपेयर में बड़ा है। ठीक बात है ना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी और ई और एफ है। यानी स्टेटमेंट को हमें क्लियर करना है, कंपैरिजन बताना है कि किसके कंपेयर में ये छोटे या बड़े बताए गए हैं। एक एक को हम लेके चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट वाला ए पार्ट। ए पार्ट हमारा क्या है भाई, यहाँ पर एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अनडाउटली एटम स्मॉल होता है, ठीक है। तो लेकिन मेरे को कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, है ना। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताना पड़ेगा कि एटम किसके कंपेयर में स्मॉल है। तो मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगा, स्टैंडर्ड बताऊंगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि एटम इज ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू ए फुटबॉल, क्रिकेट बॉल लिख सकते हो, बास्केटबॉल। तो आपको ये बताना पड़ेगा किसके कंपेयर में, और ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक बात है ना। इसी तरीके से बी पार्ट ले लेते हैं। ए जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। एक जेट प्लेन बहुत तेज स्पीड से चलता है। अब क्या सबसे ज्यादा स्पीड होती है? नहीं, रॉकेट के कंपेयर में तो कम है ना। तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि जेट प्लेन की स्पीड किसके कंपेयर में ग्रेट है। बाइसाइकिल के कंपेयर में ग्रेट है ना। ट्रेन के कंपेयर में ग्रेट है। तो ये सब बताना पड़ेगा कि जेट प्लेन मूव्स विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ ए बाइसाइकिल। तो ये थोड़ा कंपैरिजन आ गया, जस्टिफाई हो गया। अच्छा, सी की बात कर लेते हैं। द मास ऑफ द जुपिटर इज वेरी लार्ज। क्या जुपिटर का यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मास होता है? और ही बहुत सारी चीजें हैं, सन का मास और भी ज्यादा है। तो आपको बताना पड़ेगा किसके कंपेयर में। समझ में आ रही? तो एज कंपेयर टू द मास ऑफ ए क्रिकेट बॉल। तो अब ये जस्टिफाई हो गया, है ना, कि क्रिकेट बॉल के कंपेयर में हमारे जुपिटर का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है ये वाली बात। डी सेंटेंस है, द एयर इनसाइड द रूम कंटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अनडाउटली रूम में जो एयर है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन किसके कंपेयर में? क्या यूनिवर्स से भी ज्यादा है क्या? नहीं, जस्टिफाई नहीं हुआ ना। तो आपको बताना पड़ेगा एक कंपैरिजन कि आपके जैसे से ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स में जितने मॉलिक्यूल हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो ये जस्टिफाई वाला स्टेटमेंट हो गया। ठीक बात है। ई है, ए प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। राइट। तो ठीक है, कह सकते हैं यहाँ कंपैरिजन है हमारे पास, प्रोटॉन इज मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना। मच मोर तो नहीं है, 1838 टाइम्स करीब मासिव होता है, तो कह सकते हैं, है ना। और एफ की बात करें, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। यस, ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में द स्पीड ऑफ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। इस तरीके से कहा जा सकता है, कंपैरिजन होना चाहिए जो जस्टिफाई करे। इन क्वेश्चन का मतलब ये है। क्लियर है? चलिए 1.5 पे आ जाते हैं। 1.5 क्वेश्चन है, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम यूनिटी कहते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ द लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, एक डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ द लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नए सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कहा है यूनिटी मान लीजिए 1 मान लिया हमने। नए सिस्टम टाइम मेरे पास है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 1 इंटू 8 मिनट में कितने सेकेंड भाई? 8 इंटू 60, 20 सेकेंड। ठीक है, दिस 1 इंटू 480 प्लस 20 सेकेंड्स, है ना, एक नई यूनिट में। ये हो गया मेरे पास 500 इन्हें नई यूनिट के अंदर। तो मेरा आंसर कितना कहलाएगा? 500 कहलाएगा एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये डिस्टेंस है किस किस के बीच का? सन एंड द अर्थ के बीच का। क्लियर है कैसे किया क्वेश्चन को?
चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6 कि कौन सा डिवाइस है जो कि प्रिसाइज मेजरमेंट माइन्यूट मेजरमेंट करेगा कंपैरेटिवली। सीधी सी बात है, जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होता है वो डिवाइस प्रिसाइजली मेजरमेंट करेगा, मोस्ट सूटेबल मेजरिंग डिवाइस कहलाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, अदरवाइज सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की से बात को स्टार्ट करते हैं, जिसके कि मैन स्केल में, ये मैन स्केल कहलाता है, तो जनरली एमएम होते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका मैन स्केल डिवीजन 1 mm तक मेजर करता है। तो लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का, गिवन डाटा से लिस्ट काउंट 1 मैन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मैन स्केल 1 mm बाई 20 दे रखा है इसमें क्वेश्चन के अंदर, 20 डिवीजन है। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे तो अपन बाई 20 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, आया ना, mm के अंदर। सेंटीमीटर के लिए 10 का और डिवाइड करेंगे हम, तो इतना सेंटीमीटर आ गया मेरे पास में। क्लियर है ये वाली बात। तो ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हुआ। अब हम चलते हैं स्क्रू गेज पर कि क्या इससे कम है, इससे ज़्यादा है। स्क्रू गेज कुछ ऐसा एक डिवाइस होता है, इस पे एक सर्कुलर स्केल होता है, राइट। तो स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल। लीनियर स्केल पर, ये लीनियर स्केल है जो कि मैन स्केल पे कहलाता है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इस चीज को हम पिच भी कहते हैं, इसको कहते हैं पिच, जो कि हमको 1 mm दे रखा है। तो ये हुआ मेरा 1 mm, और डिवीजन कितने दे रखे हैं, 100। तो ये हो गया 0.01 mm, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, ये हुआ है ना। तो आपके वर्नियर से थोड़ा सा और कम हो गया इसका, ठीक बात है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड सी पार्ट पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द लेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट तक मेजर कर सकता है कोई ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है, विजिबल लाइट की बात करते हैं जनरली हम 400 से 700 नैनोमीटर, यानी कि रफली बात करें तो 10⁻⁷ मीटर, यानी कि 0.401 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट करेगा। तो ये और माइन्यूटली कर पा रहा है इन कंपेरिजन टू द वर्नियर एंड स्क्रू गेज। तो ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा, सुटेबल होगा मेजरमेंट के लिए, है ना। तो सी विल बी द मोस्ट प्रिसाइज मेजरिंग या मेजरमेंट। क्लियर है सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.7। एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है कि एक स्टूडेंट मेजर करता है थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की मदद से, जिसका मैग्निफिकेशन है 100 टाइम्स। वो 20 ऑब्जर्वेशन लेता है जिससे कि एरर कम से कम हो, और एवरेज जो विड्थ आती है माइक्रोस्कोप से देखने पर, ध्यान दीजिएगा, वो 3.5 mm आती है। तो एस्टिमेट करना है हमको थिकनेस ऑफ हेयर कितना होगा। ठीक है, अब एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर हमारा कितना आया है माइक्रोस्कोप से देखने पर, 3.5, है ना। अब ध्यान रहे, ये 3.5 आया 100% मैग्निफिकेशन पर, 100 टाइम्स मैग्नीफाई करने पर हेयर की विड्थ ये आ रही है। ये मतलब इस बात का 100 टाइम्स मैग्नीफाई है, तो एक्चुअल कितना होगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। तो क्या इतना आ जाएगा, 0.035 mm। बात समझ में आ रही है, क्लियर। 1.8 पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिविंग ए थ्रेड, एक धागा और एक मीटर स्केल। अब आपको कह दिया हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। अब स्केल की सहायता से उस धागे का डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका सोचते हैं अपन,
एक कोई पेंसिल वगैरह जैसे अपने पास हो कोई है, ऐसा पेंसिल वगैरह, इस पे धागे को लपेट लें, बहुत सारी विड्थ आती हुई चली जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स देख लेंगे, डिवाइड कर देंगे, एक की विड्थ आ जाएगी। यही तो हो सकता है। तो हम एक अपने यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है ना, जैसे हमारी पेंसिल है, उस पर लपेट लें। अब कोशिश ये करेंगे कि जो हर धागा है बहुत पास पास में टच करे एक दूसरे को, है ना, जिससे एरर नहीं होगी, क्लोजली, लेकिन ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। और नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लें, कितनी बार आपने लपेटा उसको, 1 विड्थ, 2 विड्थ, 3 विड्थ, ऐसे चलती चली जाएगी। नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए उसमें। ठीक है। फिर टोटल जो है उसको स्केल से मेजरमेंट कर लें कि टोटल कितना, टर्न्स की लेंथ कितनी आ गई है। ठीक है ना। और फाइनली कैलकुलेट करें डायमीटर का, कैसे, टोटल जो लेंथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप, L/M, तो हमें थोड़ा एस्टिमेट मिल जाएगा, है ना। ये प्रिसाइज मेजरमेंट तो नहीं होगा, लेकिन एस्टिमेशन मिल जाएगा कि धागे का डायमीटर कितना है। फाइन, इंटरेस्टिंग, करके देखिएगा। अब 1.8 का भी पार्ट है हमारे पास कि एक स्क्रू गेज का पिच है 1.0 mm, 200 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर, थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? अभी हमने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, सर्कुलर स्केल के डिवीजन को बढ़ा दें तो लिस्ट काउंट बढ़ जाएगा, तो प्रिसाइजनेस तो बढ़ जाएगी। लग तो रहा है, थ्योरेटिकली लग तो रहा है कि हो जाएगा ऐसा, लेकिन करने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग। वो भी देखेंगे वो कर भी पाएगा नहीं पाएगा। जितना माइन्यूट डिविजन्स होते हुए चले जाएंगे, एरर के चांसेस बढ़ते हुए चले जाएंगे। प्रैक्टिकल तो लिमिटेशन है ना, थ्योरेटिकली तो बढ़ रहा है, बट देयर इज ए प्रैक्टिकल लिमिटेशन, है ना। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई की प्रॉब्लम है, मेजरमेंट इम्परफेक्शन की यूनिट है, यानी टू मेनी डिविजन्स पास पास में होंगे सर्कुलर डायल पर, है ना, वो माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे और ह्यूमन आई विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व, यानी पास पास की चीज़ों को क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। ठीक है। फिर भाई वो जो डिविजन्स बनाए जाएंगे उनमें भी जो जितना पास पास माइन्यूट डिवीजन बनाए जाएंगे उसमें उतनी ही गलती की संभावना होगी। यस और नो। तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशंस उसमें होंगी, अनडाउटली थ्योरेटिकली तो बढ़ेगा। क्लियर। 1.8 का ही सी पार्ट है कि मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रॉड वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करना है। Why is a set of 100 measurement of the diameter expected to yield a more reliable, जितने ज़्यादा रिलायबल हम एस्टिमेशन करना चाहेंगे, जितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करेंगे, 100 बार करें तो ज़्यादा रिलायबल होगा इन कंपैरिजन टू द सेट ऑफ 5 मेजरमेंट। एक तो 5 बार ही करें और एक 100 बार करें। सीधी बात है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसमें चांसेस ऑफ एरर कम होते हुए चले जाते हैं, रिलायबिलिटी और अच्छा होता हुआ चला जाता है। हाँ या ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना ही परफेक्शन आता हुआ चला जाएगा। यस और नो, है ना। किसी क्वेश्चन का आंसर जितनी बार आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो करेक्टनेस, उसमें कोई माइन्यूट एरर है वो कम होती हुई चली जाएगी। होता है नहीं होता है। कार चलाना सीख रहे हैं आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आती चली जाएगी। खाना बनाते हैं, रोटी जितनी बार बनाएंगे परफेक्शन आएगा, पहली बार कुछ और ही बनेगा, है ना। तो बस बात इतनी सी है कि जितनी बार हम किसी एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करते हैं तो 100 बार करें तो मोर रिलायबल होगा कंपेयर टू द 5 मेजरमेंट। ठीक बात है ना। क्लियर। रैंडम एरर कम से कम होती हुई चली जाती है। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 1.9 पर चलते हैं कि एक फोटोग्राफ घर का 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑन ए 35 mm स्लाइड पर एक फोटोग्राफ लिया गया है घर का। स्लाइड इज प्रोजेक्टेड टू द स्क्रीन और एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन आता है 1.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है। स्लाइड पर फोटोग्राफ है केवल इतना सा 1.75,
है ना, और वो प्रोजेक्ट करते हैं 1.55 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्ट से आपने साइज बढ़ाया है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, पहले एरिया का मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ द इमेज का साइज क्या है 1.55 मीटर स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट का क्या 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो यूनिट को एक बार कन्वर्ट कर लो, आप खुद करके देखो पहले एक बार कितना आ रहा है। मैं 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, यानी 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर दो और खुद से पहले 1.75 का डिवाइड करो 15,500 में, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये कहलाएगा एरियल मैग्निफिकेशन, है ना। एरिया साइड स्क्वायर होता है या डायमेंशनली एल स्क्वायर होता है। तो जब मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूंगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे हम एरियल मैग्निफिकेशन का, एम ए का स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी इस चीज का स्क्वायर रूट करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका स्क्वायर रूट करके देखो कितना आएगा, लगभग 94.11। ये हमारा कहलाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन। क्लियर है कैसे किया क्वेश्चन को। चलिए 1.10 पर आ जाते हैं। अब स्टेट द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो सबके लिए कुछ रूल्स हैं, एक एक को अच्छे से हम समझेंगे, काम का है, बहुत काम में आता है कैलकुलेशन में, है ना। ए पार्ट पे चलते, ए है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए मेजरमेंट 1 से कम है, अगर नंबर लेस देन 1 होता है तो जितने भी जीरो आफ्टर डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेरा इसमें 1 कहलाएगा, ये मेरा आंसर कहलाएगा, केवल 7 इज द सिग्निफिकेंट फिगर, ये मतलब है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। अब चलिए बी पार्ट ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है 2.64 इंटू 1024 kg, यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं अपन, क्या रूल होता है, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करो नॉर्मल मैनर के अंदर और फिर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करो, राउंड ऑफ करो। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 3 है ना, तो हमारा आंसर 3 में होना चाहिए, कुल मिला के आंसर 3 में आएगा। वैसे पूछा ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई करो, करते हैं 1024, बिल्कुल छोटी क्लास में करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, 264 पहले तो ये करो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9 0, 4 1 जा 4, फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 8 10, 1 कैरी, 6 1 जा 6। ठीक है, फिर 2 से कर ले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 एंड 2 ऐड कर दें, ये 6 हो गया, 3 1 कैरी 9, ये भी आपका 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। अच्छा, अब 2 के बाद डेसिमल है तो मेरा ये मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 2699.36, पहले तो आएगा, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.69936 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, कोई इशू यहाँ तक। अब ध्यान रखना है मिनिमम नंबर वीकेस्ट लिंक, यानी मिनिमम नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो मुझे 3 में कन्वर्ट करना है ना। 3 डिजिट मेरे पास रहने चाहिए, तो ये 9 है, मेरे को ये छोड़ने पड़ेंगे सब, तो एक बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, तो क्या ये 2.70 लिखा जा सकता है इंटू 10⁻3। ठीक है, डेसिमल के नॉन जीरो के बाद में जीरो काउंटेबल होता है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 3 कहलाएंगे। ठीक है, कैसे किया है समझ में आया, ये आंसर कहलाएगा इसका। दसमच केजी है तो केजी में लिख दूँ यहाँ पर, फाइन। सी पार्ट पर आइए, सी है 0.2370। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि
ट्रेलिंग जो जीरोज होते हैं डेसिमल वाले में, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी को शो करते हैं, तो ये जीरो काउंट होगा। तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर फोर हो गए, 1 2 3, और ये जीरो भी काउंटेबल होता है, तो ये कितने कहलाएंगे हमारे, 4 कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात। डी पार्ट पर आइए। डी है 6.320 जूल, अनडाउटली ये जीरो हमारा काउंटेबल है, ठीक है। टेलिंग जीरो हमारे डेसिमल वाले में ज़्यादा एक्यूरेसी को शो करते हैं, तो इसका आंसर भी हम क्या बोलेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये है सिग्निफिकेंट, ये भी डिजिट सिग्निफिकेंट है, ये भी, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाता है। ध्यान रहे, एक एक की बात कर रहे हैं क्लियरली। अब ये ध्यान दीजिए, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट है डिजिट, ये भी, ये भी, ये भी, तो कितने हैं दोबारा से हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसमें आ जाते हैं, है ना। इसमें नॉन जीरो से डेसिमल वाले में जो 1 से कम है, नॉन जीरो से पहले की ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये चारों होंगे हमारे, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। रूल क्या है, नंबर इज लेस देन 1, क्या लेस देन 1 है, यस। तो जीरो आफ्टर डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच के वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तीनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हैं, तो ये 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कहलाएंगे। समझ में आ गई बात, है ना, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1.11 11, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस किसी रेक्टेंगुलर सीट के ये है, 2 तो मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में, इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2.01 सेंटीमीटर को। फिर आपको गिव द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सीट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो पहले एक सीट को इलस्ट्रेट करते हैं, जैसे दिख जाए, मान लो ये सीट है वो, ठीक है। ये लेंथ है 4.234 मीटर, ये आपका विड्थ है 1.005 मीटर, और ये आपकी थिकनेस है दिस मान, है ना, ये थिकनेस है सेंटीमीटर में। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो एरिया, द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दो दो फेसेस होंगे, जैसे ऊपर है ऐसे नीचे, ये एक लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में और पीछे की तरफ, है ना। लेंथ इंटू विड्थ टाइप का करते हुए चलेंगे और डबल कर देंगे, क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू थिकनेस, थिकनेस इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, आप भी रखिए। अब कीपिंग इन द माइंड थिकनेस को सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, तो इतना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो यस। अब नॉर्मल मैनर में एक बार आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, चेक करो ये आ रहा है कुछ। अब इनको ऐड करके देखो, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है। काम खत्म नहीं हुआ, हमारा टोटल सरफेस एरिया ही आया है। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए रूल क्या होता है, पहले तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया नॉर्मल मैनर में, फिर राउंड ऑफ करेंगे वीकेस्ट लिंक में, वीकेस्ट लिंक यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने मेरे पास 3 है, 2 0 और 1 3, तो मेरा आंसर 3 डिजिट में होने चाहिए, सिंपली राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। बस समझ में आ रहा है, तो मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखूंगा, तो ध्यान देने वाली बात है, मेरे को ये सब हटाने पड़ेंगे, ये तो 0 है, तो इस 2 पर कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो क्या मेरा आंसर ये आएगा 8.72 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब इसमें एक बात और है, एक वॉल्यूम की और बात हुई है ना, तो वॉल्यूम को और अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है भाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये होगा इसका रेक्टेंगुलर सीट का। वैल्यू रखो, टी को ध्यान रखो मीटर में कन्वर्ट करके। अब पहले एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, खुद से करो कैसा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखो, मल्टीप्लाई किया नॉर्मल मैनर में, फिर लीस्ट नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर में, जो कि 3 डिजिट्स हैं ये हमारे, इनमें तो 4 है ना, तो हमारा आंसर 3 में होना चाहिए कुल मिला के। तो मेरे को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स में, ठीक है, कितने में, 3 में करना है। तो ध्यान दो, ये 1 से कम है पूरा, तो ये 0 तो हमारा काउंटेबल होता नहीं है, 3 रखना है, तो इनको राउंड ऑफ करना है, इनको हटाना है यहाँ से। तो ये 2 तो 5 से कम है, तो ये इसकी सेहत पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो क्या मेरा आंसर ये हो जाएगा कि 0.0855 मीटर क्यूब। समझ में आ गया? चलिए 1.12 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मास ऑफ ए बॉक्स ग्रोसरी बैलेंस पर 2.30 kg, 2 गोल्ड पीसेस उसमें रखे गए हैं, 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर 3 चीजें हो गई, बॉक्स का खुद का वेट है और 2 गोल्ड पीसेस उसमें, 2 पार्ट है इसका। ए पार्ट है टोटल मास, टोटल मास में मेरे को समअप करना है। अब जब भी हम सम करते हैं तो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। सबसे पहले हर को राउंड ऑफ कर लेना चाहिए, जो भी मेजरमेंट है उनको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। लीस्ट कितने हैं, 3 है मेरे पास में, सॉरी यहाँ डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 2 में रखना है कुल मिला के। इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस की बात करेंगे सबको, है ना, लेकिन यूनिट्स भी एक ही रखेंगे, जब भी तो ऐड ऑन कर पाएंगे, फिर नॉर्मल मैनर में ऐड ऑन कर देंगे, ये तरीका रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सबको केजी में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 2.30 kg, इसको करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे, देखो ये आएगा, ये आएगा, क्लियर। अब आपका काम क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं आपको, सबसे पहले ये काम करो, लीस्ट तक, लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी 2 डिजिट तक रखना है, ठीक। यूनिट कन्वर्जन से चेंज नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हमारे, तो मेरे को बाद 2 ही डिजिट तक रखना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये हुआ मेरा, समझ में आया। और इसको मैं सम करूंगा तो क्या इतना केजी आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर कहलाएगा 2.34 kg। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये वाली बात। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी में डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, 2 पीसेस जो हैं इनमें डिफरेंस ऑफ मासेस की बात है, चाहे माइनस करो प्लस करो, वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक हम रखते हैं, ठीक है ना, वही है। सारी क्वांटिटीज को राउंड ऑफ करो, लीस्ट एक्यूरेट मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस तक, और फिर सिंपली नॉर्मल एरर में डिफरेंस ले लो, माइनस कर लो, करते हैं। अब केवल इन्हीं की बात चल रही है, ये यूनिट लेके चलते हैं ग्राम, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस किया मैंने, इसमें कोई इश्यू नहीं है, दोनों के दोनों देखिए 2 डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक है, 2 तक ही रखना पड़ेगा, मेरा आंसर 0.02 ग्राम आया, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर कहलाएगा। समझ में आया कैसे किया है? चलिए 1.13 पर चलते हैं। आपने एक फेमस रिलेशन देखा होगा, आइंस्टीन्स मास रिलेशन, मूविंग मास, काइनेटिक मास भी कहते हैं उसको। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बॉय रिकॉल द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट टू वेयर द पुट द कांस्टेंट c, ठीक है, m0 1 माइनस वी स्क्वायर हाफ, लेकिन सी वाला जो टर्म है वो लिखना भूल गया, तो आप गैस करें, डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए कोई भी इक्वेशन हमारी, है ना। डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए, जैसे यहाँ ये माइनस किया आपने, 1 डायमेंशन लेस है, तो ये टर्म भी आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए, अभी डायमेंशन लेस नहीं है। वी स्क्वायर का डायमेंशन में कोई मेरे को सी स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो डायमेंशन लेस होगा नहीं होगा, है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है भाई, तो इसको मेरे को कैंसिल करना है, डायमेंशन लेस बनाना है, तो सी स्क्वायर का डिवाइड करना है अनडाउटली, यस और नो। तो फिर मेरा करेक्ट रिलेशन क्या बन जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो ये गैस कर लिया तुमने, क्लियर। 1.14 पर आ जाइए। द यूनिट ऑफ लेंथ
कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नॉन एज एंगस्ट्रॉम, यूनिट स्केल में काम में लेते हैं एंगस्ट्रॉम, और आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल एटॉमिक वॉल्यूम मीटर क्यूब में 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले सिंगल एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं स्फेरिकल मानते हुए। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे साथ साथ करिए, पाई की वैल्यू रख दिया 3.14 और 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब। पहले खुद से सॉल्व करो इसको क्या आ रहा है ना। 0.5 का क्यूब करेंगे तो 0.125, 10⁻⁻10 का क्यूब क्या तो इतना, यही आ रहा है। और इसको सॉल्व करो और करके देखो क्या इतना आ रहा है खुद से, राइट। अच्छा, अब 1 मोल की बात कर लें। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो टोटल वॉल्यूम 1 मोल के अंदर बात करूं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 1 एटम के वॉल्यूम का, है ना। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है 6.023 10⁻23। अब आप खुद से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। एक बार पॉज कर लो वीडियो को, क्या इतना आएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है वाली बात। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सुना होगा आपने, 22.4 लीटर होता है, मोलर वॉल्यूम कहते हैं जिसको, है ना। एनटीपी पर 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन, अभी तो किया था 1 मोल का, है ना, उसका डिवाइड करना है आपको 20, तो ये रेशियो फाइंड करना है आपको, ठीक है। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि वॉल्यूम 1 मोल का, प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा 1.14, वो कैसे फाइंड किया था, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था कि नहीं, और कितना आ गया था 3.15 10⁻⁷ मीटर। ये तो ये आ गया 1 मोल हाइड्रोजन का, सारे के सारे 1 मोल हाइड्रोजन में जितने भी एटम है उनका पूरे का वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम कह दिया इसको, टोटल वही है, ठीक है। और आइडियल गैस 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो इसका रेशियो निकालें अब अपन दोनों का रेशियो, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। ये वैल्यू रख दो। अब 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब, ये कट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सॉल्व करो एक बार, देखो कुछ ऐसा आ रहा है 7.1 10⁻⁴। फिर हमसे ये और पूछा है कि वाई दिस रेशियो सो लार्ज, ये रेशियो 10⁻⁴ टाइम्स ज़्यादा है। भाई इसमें अंतर क्या आ गया, सारे के सारे एटम्स का वॉल्यूम, सारे के सारे एटम्स का वॉल्यूम तो 3.15 टाइम्स, और पूरी उसी 1 मोल गैस का वॉल्यूम। तो गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है नहीं होता है, वो काफ़ी होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर के कंपेयर में, तो इसलिए बढ़ गया ऊपर वाला। समझ में आ रहा है, यही तो लॉजिक हुआ। इंटरमॉलिक्यूलर जो सेपरेशन है गैस में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी तो कुछ सेपरेशन होता है, उसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.16, एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन। कॉमन ऑब्जर्वेशन नाम बिल्कुल सही दिया है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक फास्ट मूविंग ट्रेन के अंदर आप बैठते हैं, विंडो वाली सीट मिल जाए तो बाहर जो ऑब्जेक्ट है उनको जब देखते हैं, जैसे पेड़ घर हैं आसपास के, तो बहुत तेज़ी से पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत दूर जैसे कोई पहाड़ी है, उसकी चोटी, मून या स्टार्स जैसे नाइट में गुजर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी नज़र आते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है हमारा मोशन पैरालैक्स की वजह से। मोशन पैरालैक्स का मतलब कि एंगल एट विच
योर व्यू एन ऑब्जेक्ट, योर लाइन ऑफ साइट, जो किसी को देख रहे हैं अपन, है ना, कितना तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है, उस मूविंग विंडो से। अब दोनों एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्री है और हाउसेस है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ट्रेन के पास में होते हैं, तो लाइन ऑफ साइट जो होती है वो बहुत तेजी से चेंज होती है, हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार चेंज होती रहेगी, है ना। आप मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो ब्रेन होता है ना, क्विकली शिफ्ट करता रहता है इन एंगल्स को, है ना। जो ऑब्जेक्ट है पीछे की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो तेजी से निकलते हुए चलते हैं, वो मूविंग नजर आते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे हिल टॉप है, मून है, स्टार्स हैं, है ना, और जस्ट इमेजिन करो, अभी तो आप ट्रेन में बैठे नहीं है, तो बैठे हुए नहीं है जब अपन डिस्कस कर रहे हैं उस क्षण पर, तो ऑलमोस्ट वो लाइन ऑफ साइट बेयरली चेंज होती है, बाई चांस ही चेंज होती है, वो दिखता ही रहता है अपने को, यस और नो। तो ऑलमोस्ट वो आपका ब्रेन उसको क्या परसीव करता है कि वो स्टेशनरी है, मोशन पैरालैक्स कहलाता है। क्लियर है? ओके, 1.17 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं क्या है। सन इज ए हॉट प्लाज्मा, आयनाइज मैटर होता है, इनर कोर का टेम्परेचर काफ़ी होता है 10⁻⁷, और आउटर का 6000 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। तो इन हाई टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस तो है ना नहीं रहेगा सॉलिड लिक्विड फेज में। तो फिर अब आपसे पूछा है, इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन। रेंज का मतलब यहाँ क्या, सॉलिड में की टर्म्स में होगा, लिक्विड की होगा, गैसेस में होगा। आप ये ले सकते हैं मास और रेडियस ऑफ द सन। तो चलो करके देखते हैं ना, बातें नहीं करते अपन। वॉल्यूम ऑफ द सन पहले फाइंड कर लें, डेंसिटी के लिए वॉल्यूम तो चाहिए मेरे को, वही स्फेरिकल मानते हुए आप खुद कैलकुलेट करो। रेडियस हमारे पास है 7.0 10⁸ करके देखो कितना आ रहा है, पहले जरूरत पड़ने वाला है। 7 का क्यूब कर लिया 343, और ये इतना, ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखो, ये आ गया मेरे पास। अब डेंसिटी कैलकुलेट, चलिए अब मास डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। मास डेंसिटी या डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है। मास हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में 2.0 10⁻30, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये कैलकुलेशन करके देखो, क्या ये आ रहा है 1.4 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अब इस डिजिट्स पे ध्यान दो, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सन का जो डेंसिटी आया है वो तो केवल 1.4 टाइम्स आया, परसेंटेज में कहें तो केवल 40% डेंसर हुआ वाटर से। बड़ा अजीब सी बात है। तो ये सन डेंसिटी किस रेंज में आ गया, सॉलिड और लिक्विड के बीच में आ गया। भाई वाटर तो लिक्विड ही होता है, नहीं होता है, गैसियस नहीं, जबकि बोला था वहां पर कोई मैटर रहता ही नहीं है, प्लाज्मा स्टेट में रहता है। तो जो हमारे दिमाग में चलता रहता है उस चीज को डिफाइन करता है, इस इंट्यूशन को। एक्सट्रीमली हीट लोअर डेंसिटी की तरफ चली जाती है ना। तो ये रेंज किस में आया है, सॉलिड और लिक्विड के बीच के अंदर आया है। ऐसा क्यों हुआ है कि देखिए सन के कोर की तरफ, सेंटर की तरफ जो इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंप्रेस करता है प्लाज्मा को टाइटली टुवर्ड्स द कोर, ठीक है, एज ए सॉलिड। क्लियर है लगभग, है ना, उनको कोर की तरफ टाइटली लिक्विड और सॉलिड के रूप में कंप्रेस करता है। तो अब नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर 2 मोशन स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे एक ही शॉट के अंदर। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।